लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स देखा था ना। यस सर। फिर वो सेंट्रीपिटल फोर्स के कुछ एग्जाम्पल देखे थे। यस सर। अच्छा, उस एग्जाम्पल में फिर हम लोगों ने देखा था मोस्टली कोनिकल पेंडुलम वाले एग्जाम्पल देखे थे। कोनिकल पेंडुलम बताया था ना। यस सर। या नाम नहीं बताया था। नाम नहीं बताया लेकिन आपने कराया था। ठीक है, तो आज नाम के साथ प्रॉपर बताया जाए। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv²/r होती है। इसका डेरिवेशन किया था और इस पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम किए थे। जहां भी सर्कुलर मोशन होगा वहां सेंट्रीपिटल फोर्स जरूर होगा, हमें दिखाई दे या हमें दिखाई नहीं दे। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई सर्कुलर मोशन पॉसिबल नहीं है। ये हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। ठीक है, आज सर्कुलर मोशन के कुछ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, यस सर। और उस पे बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आराम से एक एक करके देखो। Some common examples of circular motion. इसमें सबसे पहला जो मैंने अभी बोला था कोनिकल पेंडुलम। जैसे किसी स्ट्रिंग के साथ किसी ऑब्जेक्ट को अटैच करके अगर हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में रोटेट करते हैं तो वहां पर टेंशन इन द स्ट्रिंग की दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। एक, उसके वेट को बैलेंस करना, और दूसरा सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देना, है ना। यस सर। अगर किसी धागे से किसी एक ऑब्जेक्ट को अटैच करके रोटेट करोगे तो उस ऑब्जेक्ट का अपना वेट भी होगा ना, होगा। तो उस ऑब्जेक्ट का जो अपना वेट होगा mg, ये भी बैलेंस होना चाहिए। और अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है तो इस हॉरिजॉन्टल सर्कल के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए वो भी चाहिए। तो अगर ये दो रिक्वायरमेंट है हमारी, इसका मतलब है स्ट्रिंग खुद को इस तरह से टिल्ट कर लेगा कि इसके टेंशन का एक कंपोनेंट, ये एंगल मान लीजिए थीटा है, तो ये एंगल थीटा होगा। तो टी का ये वाला कंपोनेंट टी cos थीटा होगा, टी का ये वाला कंपोनेंट टी sin थीटा होगा। ठीक है, मान लीजिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L है, रेडियस ऑफ सर्कल R है। तो पहली चीज L sin थीटा R के बराबर होगा
होगा? बोलो। यस सर। दूसरी चीज t cos थीटा mg के बराबर होगा। यस सर। और तीसरी चीज कि t sin थीटा ये रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स देगा। है ना? तो ये तीन इक्वेशन हमारे पास हो गए। इन तीनों से जो भी चाहिए मिल जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए। डन सर। हो गया? यस सर। नेक्स्ट। सेकेंड। Motion of particle on a curved path लिखना मत, ध्यान से देखो। जस्ट प्रॉब्लम टाइप समझ लो। आपको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना सिखाना हो। सपोज कोई एक ऐसा कर्व पाथ है। तो फॉर एग्जांपल पार्टिकल मान लो यहाँ पर है।
इस कर्वेचर का सेंटर कहीं यहाँ होगा, तो ये एंगल थीटा। इसका खुद का वेट mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन n इधर होगा इधर, हाँ सर। Yes. तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। तो n का ये वाला जो कंपोनेंट होगा mg cos थीटा। mg का ये हो गया mg cos थीटा, है ना। तो इस केस में, और अगर ये मान लो v वेलोसिटी v स्पीड से इधर जा रहा है, तो इस केस में इक्वेशन और mg का ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा इधर होगा। तो इस केस में सर्कुलर मोशन का इक्वेशन क्या लिखेंगे? mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ऐसा लिखेंगे। ये बात समझ आई? नहीं, थोड़ा सा। टुवर्ड सेंटर जो फोर्स होगा वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होना चाहिए। हाँ। तो टुवर्ड सेंटर कौन सा फोर्स लग रहा है? mg sin थीटा अंदर की ओर, और आउटवर्ड सेंटर n। ओके। तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर क्या हो गया? mg cos थीटा माइनस n। n। हाँ। तो यही सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, ओके सर। है ना। जस्ट एग्जांपल है, यही मान लो पार्टिकल कहीं यहाँ पर आ गया, तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो ये हो गया mg, ये भी हो गया थीटा, ये हो गया mg cos थीटा, और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन। हो गया ना। और ये हो गया mg sin थीटा। तो इस केस में अगर इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, ऐसा लिखेंगे ना। ये इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूं मैं, और कुछ नहीं। क्लियर है? पर n बड़ा कैसे, मतलब? सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। हाँ। तो n अगर बड़ा नहीं होगा तो ये कांटेक्ट में रहेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। है ना। लेकिन n बड़ा होगा तो फिर वो कांटेक्ट नहीं होगा ना। अरे बेवकूफ, n जीरो होने पर कांटेक्ट नहीं होता है ना, n नेगेटिव पर। n की पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी है मतलब नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब कांटेक्ट है। ओके। आया समझ में?
हाँ, अच्छा, पूछा नहीं तुम लोगों ने कि ये mg sin थीटा क्या करेगा? तो जैसे यहाँ पर mg sin थीटा है, यहाँ पर mg sin थीटा है, तो ये सब फोर्स सर्कुलर पाथ के टेंजेंट के लॉन्ग है ना? तो ये सब फोर्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। ये सब फोर्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। बात समझ आई? ये सब फोर्स अलोंग टेंजेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। सर हाँ, सर मुझे दोनों में वो समझा नहीं, आपने उल्टा क्यों किया? ये भगवान है, कोई फायदा नहीं हुआ इतना पढ़ाने का। सर्कुलर पाथ में पिछली क्लास में डिराइव किया था कि ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर अगर लगेगा जिसकी वैल्यू रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी तभी सर्कुलर मोशन होगा, यस सर। है ना? तो इस पार्टिकल पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में n लग रहा है और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में mg cos थीटा लग रहा है। और अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो है कितना? mg cos थीटा इनवर्ड n आउटवर्ड, तो mg cos थीटा माइनस n। इसमें n इनवर्ड और mg cos थीटा आउटवर्ड, तो n माइनस mg cos थीटा। चमका कुछ। Net force N toward इनवर्ड the center of circular path must be equal to required centripetal force. चमका। पूरे सर्कुलर मोशन की थ्योरी यही है ना? A particle will move along a circular path only when there exists a centripetal force directed toward the center of circle. समझ गया सर। कॉपी करो।
डन सर। हो गया। यस सर। तो पर्पस था आपको सेंट्रिपिटल फोर्स सिखाना और सर्कुलर मोशन के इक्वेशन को लिखना। फिर हम लोगों ने देखा था कि सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपिटल फोर्स तो कंपलसरी है कि होना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा टेंजेंशियल फोर्स भी हो सकता है। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो होगा वो आपको टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा देगा। सो इन बोथ केसेस tangential force mg sin theta will provide required centripetal force. Sorry, will provide, my mistake. Will provide tangential, will provide नहीं, will give tangential acceleration. ठीक है? यस सर। तुम लोग फ्रिक्शन पढ़ चुके हो क्या? यस सर। खत्म हो गया है? सर खोने वाला है मतलब सर अभी पता नहीं। हाँ पता है। तो ये लाइन कॉपी करो, फिर थर्ड एग्जाम्पल। ऊपर का लाइन कॉपी करो। ऊपर का कॉपी कर लिया? यस सर। हाँ सर। हो गया सबका? यस सर। यस सर। अच्छा चलो। साइकिल चलाया है तुम लोगों ने? यस सर। यस सर। तो साइकिल चलाते वक्त देखा होगा कि जब आप किसी सर्कुलर टर्न पर साइकिल चलाते हो तो खुद ब खुद थोड़ा सा झुक जाते हो, बिना कुछ फिजिक्स पढ़े हुए। ऑब्जर्व किया है कि नहीं? यस सर। सबने किया है ऑब्जर्व? सही से Yes, बोलो। yes. कोई मतलब जबरदस्ती थोड़ा ना, नहीं ऑब्जर्व किया होगा तो नहीं किया होगा। तो जब सीधा रोड पर साइकिल चलाते हैं तब हमारा साइकिल ऐसे वर्टिकली सीधा होता है, और जब टेढ़े रोड पे चलाते हैं मतलब सर्कुलर टर्न पे यहाँ पे, तो आपने अगर ऑब्जर्व किया होगा
हम लोग खुद ब खुद थोड़ा सा झुक जाते हैं, एक टेंडेंसी होती है इस तरह से झुक जाने की, ठीक है। तो वर्टिकल से थीटा एंगल टिल्ट हो जाते हैं। टिल्ट इसलिए होते हैं, जैसे ही हम टिल्ट हुए तो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन अब ऐसे लग रहा होगा, है ना। यस सर। यस सर। जब सीधा साइकिल चलाते हैं तो ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगा, और जैसे ही हम टिल्ट हो गए ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन ऐसे लगेगा। इस साइक्लिस्ट का खुद का वेट mg नीचे लग रहा होगा, है ना। यस सर। तो इस नॉर्मल रिएक्शन की जिम्मेदारी हो गई कि इस नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल वाला कंपोनेंट n cos थीटा ये इसके वेट को बैलेंस करेगा, है ना। और इस नॉर्मल रिएक्शन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके सर्कुलर मोशन का रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, है ना। यस सर। तो n cos थीटा वेट को बैलेंस करेगा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो n sin थीटा हो गया, ये n sin थीटा इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा सर्कुलर मोशन के लिए। आया समझ में? यस सर। इसमें तो मैंने कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं लिखा, तो ये है इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होगा तो वो एडेड एडवांटेज है, कैसे देखेंगे। तो ये है इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, मैं फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। फ्रिक्शन को कंसीडर करेंगे तो ये एडिशनल एडवांटेज है। तो इन दोनों को सॉल्व करके जो भी पूछे मिल जाएगा, जैसे दोनों को डिवाइड कर दोगे तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी v²/rg, मतलब थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg। तो v स्पीड से r रेडियस के सर्कुलर टर्निंग पर टर्न करने के लिए इसको इतना बेंड होना होगा इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन होगा तो थोड़ा कम से भी काम चलेगा, कैसे देखेंगे। क्लियर है? यहाँ तक कॉपी कर लीजिए।
गया? यस सर। आगे बढ़े? यस सर। अगर फ्रिक्शन है if friction is also taken into consideration, then an additional force mu n, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होता है ना, यस सर। तो जितनी की जरूरत होगी an additional force ब्रैकेट में लिख लो less than equal to mu n is also available to provide required centripetal force, है ना? तो क्या होगा, ये जितना सेंट्रीपिटल फोर्स देगा वो देगा, उससे ज्यादा जितने की जरूरत होगी वो साइक्लिस्ट को बेंड करना पड़ेगा। जैसे बिना बेंडिंग के भी एटलीस्ट म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर तक वो चल सकता है। समझ रहे हो? समझा कि नहीं? Yes. म्यू एम जी तक का सेंट्रीपिटल फोर्स तो यही दे देगा, तो म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। इसमें से जो v की वैल्यू मिलती है उतना v तक तो ये बिना बेंड किए भी चल सकता है, इससे ज्यादा स्पीड से चलनी है तो बेंड करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये तो साइकिल था तो बेंड हो गया। जो बड़ी बड़ी कारें होंगी वो कैसे बेंड होंगी? वो तो बेंड होंगी तो पलट जाएंगी। तो वैसे केसेस में क्या करते हैं कि रोड को ही थोड़ा इंक्लाइंड बना देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। ठीक है? सो फोर्थ कॉन्सेप्ट इज banking of roads. So fourth concept is banking of roads. देखो ये हमारा रोड है,
और ये हॉरिजेंटल है। तो अगर कोई मान लो ऐसा सर्कुलर टर्न है, इसमें रोड को ही थोड़ा टेढ़ा बना देते हैं, इसीलिए क्योंकि मान लीजिए ये कोई गाड़ी है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा, है ना, mg इधर लगा। फ्रिक्शन को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, फ्रिक्शन का इफेक्ट सब में बताऊंगा धीरे धीरे, नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो इस केस में ये क्या हो गया, एक मिनट स्क्रीन चला गया, अच्छा नहीं ये मेरा नोटपैड बंद हो गया। अब दिखा? यस हाँ सर। तो ऐसे समझिए, इसको हॉरिजेंटल सर्कल में घूमने के लिए हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो n का कंपोनेंट, इस नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, यस तो ये n cos थीटा का कंपोनेंट इसके वेट को बैलेंस करेगा, और ये n sin थीटा का कंपोनेंट रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ये सब आइडियल कंडीशन, इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रहेगा तो वो एडिशनल एडवांटेज है। एक ही बार फ्रिक्शन ऐड कर दूंगा नहीं समझ पाओगे, डिफिकल्ट हो जाएगा, बट पहले ऐसा वाला समझो। तो n cos थीटा mg हो गया, और n sin थीटा की वैल्यू हो गई mv स्क्वायर बाई आर। जब फ्रिक्शन होगा तो ये n sin थीटा में कुछ फ्रिक्शन का कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा, इतने का फर्क है, बट वो देखेंगे। दोनों को डिवाइड कर दो तो वही कहानी, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। मतलब v स्पीड से r रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पर चलने के लिए रोड को tan इनवर्स v स्क्वायर बाई आर जी एंगल से बैंक करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऐसे ही करते हैं, क्योंकि जो जो गाड़ी चल रही होगी उसमें किस गाड़ी का टायर कितना घिसा है, कितना फ्रिक्शन है, ये तो पता नहीं ना। तो जो हम लोगों का इंजीनियर रोड बनाएगा वो तो ये मान के बनाएगा कि फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, तब कैसा, अब अगर है तो वो एडिशनल एडवांटेज है। आई बात समझ में? सर यस एडिशनल एडवांटेज। गधे, तुम्हें 10 रुपए का काम है और पापा ने कुछ और भी पैसे दे दिए तो वो एडिशनल हो गया ना। हाँ ओके हाँ। तो गाड़ी का टायर और ग्राउंड के बीच फ्रिक्शन नहीं भी है, फिर भी अगर v स्पीड से जाएगा तो काम चलेगा, नहीं गिरेगा। गाड़ी ओके के बीच हाँ। फ्रिक्शन है तो स्पीड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करेगा तो काम चलेगा। आई बात समझ में? हाँ सर हाँ। तो
जब भी रोड को बनाया, इधर से मान लो लोनावला साइड जाते हो तो बहुत बार देखे होगे ना, सर्कुलर टर्निंग पर रोड टेढ़ा किया हुआ रहता है। हाँ सर, घाटी पे। ध्यान ध्यान दिया है घाटी में ऐसा? हाँ। तो वो इसलिए किया रहता है ताकि टर्न करने में आसानी हो। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। सबका हो गया? यस सर। तो चलो, अभी जितना किया है पहले तो उतने ही पे बेस्ड प्रॉब्लम करते हैं, फिर धीरे धीरे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कीजिए।
बोलो। सर वो एंगल वाला पार्ट समझ में नहीं आया। क्या तुम लोग गजब हो। हेमी स्फेरिकल बाउल, ये बात समझ आया ऐसा होता है। यस सर। चलो पहला वर्ड ये समझ में आया। इस हेमिस्फेरिकल बाउल का रेडियस r है, ये समझ आया। यस यस सर। ये हेमिस्फेरिकल बाउल ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, ये बात समझ आया। यस सर। और एक्सिस वर्टिकल है। अब देखो, इफ द सरफेस ऑफ बाउल इज स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन नहीं है, एंड Yes. एंगल मेड बाय रेडियस थ्रू द बॉल with vertical is alpha. Find the angular speed at which bowl is rotating. तो ये जो स्मॉल बॉल है जो बाउल के अंदर रखा हुआ है, उस बॉल का द एंगल मेड बाय रेडियस थ्रू द बॉल विथ वर्टिकल इज अल्फा। तो ये बॉल जहां रखा हुआ है, मान लो यहां रखा हुआ है, जो रेडियस इससे पास करता है, मतलब ये हो गया, ये लाइन वर्टिकल से अल्फा एंगल बनाता है, और ये अगर इक्विलिब्रियम में है, नहीं गिर रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी ये पूछा है। समझ आया। सर मुझे लगा सर बॉल सेंटर में रखो। मुझे भी। कहीं लिखा है बॉल सेंटर में लिखा है? कुछ भी अपने मन से। एंगल मेड बाय रेडियस थ्रू द बॉल विथ वर्टिकल इज अल्फा। तो ये हो गया बॉल थ्रू द बॉल, जो रेडियस पास करता है, मतलब ये वाली लाइन, वो वर्टिकल से अल्फा एंगल बनाता है, मींस ये एंगल अल्फा है। समझा कुछ? यस सर, यस सर। अब होगा या सॉल्व कर दूं, बताओ। ट्राई करते हैं। ठीक है।
देखो इधर, ये वॉल इस पर कांटेक्ट में इसके साथ, तो ये होगा मेरा नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन होगा। यस यस सर। सर। और इसके साथ ये जो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उसका रेडियस स्मॉल आर होगा। छोटा वाला बॉल जिस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उस सर्कुलर पाथ का रेडियस स्मॉल आर होगा। बोलो। सर यस सर। और उस स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर साइन अल्फा के बराबर होगी। यस सर। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इस नॉर्मल रिएक्शन का ये वाला कंपोनेंट ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा होगा, n cos अल्फा होगा। और ये वाला कंपोनेंट n sin अल्फा होगा। तो ये n sin अल्फा रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, which is mv square upon small r, or the same can be written as m omega square r। यस। और n का जो cos अल्फा कंपोनेंट होगा वो mg के बराबर होगा। होगा। यस सर। तो मुझे ये ओमेगा चाहिए, तो इक्वेशन 2 से n का वैल्यू लेकर इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। n इज mg अपॉन cos अल्फा, यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये हो गया mg अपॉन cos अल्फा इंटू साइन अल्फा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r, और r इज कैपिटल R साइन अल्फा, है ना। m साइन अल्फा गया ना। सो Yes. ओमेगा स्क्वायर इज g अपॉन r cos अल्फा। तो ओमेगा की वैल्यू कितना हो गई, अंडर रूट g अपॉन r cos अल्फा। ये हमारा आंसर हो गया। आया समझ में? यस सर। यस। कॉपी कर लीजिए। डायग्राम भी लिखना होगा तुम लोग को।
आगे बढ़ूं? यस सर। पक्का? Yes, sir. चलिए कुछ इजी वाले क्वेश्चन कीजिए, ऑब्जेक्टिव टाइप 4-5 क्वेश्चन देता हूँ, कीजिए। क्वेश्चन दिख रहा है सबको? यस सर। ये 4 क्वेश्चन कीजिए।
डन सर। हो गया? हो गया? हाँ सर। यस सर। फटाफट डिस्कस कर लें। यस। चलिए, a car of mass 1000 kg moves on a circular path, constant speed 16 meter per second, turned by 90 degree after traveling 628 meter or road, centripetal force acting on the car is। अच्छा, तो turned by 90 degree after traveling 628 meter, इसका मतलब ये 628 मीटर कौन सा लेंथ है बेटा? IR/2। 1/4 ऑफ सर्कल, यही हुआ ना? हाँ सर। तो ये हो गया 1/2। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14 इंटू रेडियस आर, है ना? यस सर। तो यस सर। रेडियस आर कितना मिला? 400। 400 मीटर। तो मास मालूम है, स्पीड मालूम है, रेडियस मालूम हो गया, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो गया? mv²/r, 640 है। that is 1000 into 16 square upon radius 400। कितना आता है? 640। 640 न्यूटन। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं सही किया होगा। सबको यही आया है? सबको यही आया है? यस सर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, a cyclist is moving along a circular track of radius 80 meter with velocity 72 km per hour। He has to lean from the vertical approximately through an angle। तो अभी थोड़ी देर पहले ही फॉर्मूला दिया था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg, याद है? यस सर। तो tan इनवर्स 72 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कितना होगा? 20। तो ये हो गया 20² 400, रेडियस 80, जी 10,
तो 400 by 800 1/2 Yes. ये आंसर हो गया सेकंड का। सबको आया होगा? Yes. Yes, sir. थर्ड, a curved section of a road is banked for a speed v if there is no friction between road and tire of the car। तो कोई फ्रिक्शन अगर नहीं है, कार इज मोर लाइकली टू स्लिप एट ए स्पीड हायर देन v, लोअर देन v, ऐसा 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 ऐसा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में तो लिख दिया है कि फ्रिक्शन नहीं है ना? Yes, sir. अच्छा, और बैंकिंग में मेरे पास फॉर्मूला होता था कि tan थीटा इज v² by rg। होता था ना? मतलब v की वैल्यू होगी √rg tan थीटा। होगा? Yes, sir. अच्छा, तो देखो v इंक्रीज करेगा, g कांस्टेंट है, रोड का थीटा कांस्टेंट है। रोड एक बार बन गया तो एंगल चेंज होगा नहीं? नहीं होगा ना? No, sir. तो v इंक्रीज करने से r क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। और v डिक्रीज करने से r क्या होगा? Decrease. डिक्रीज होगा। अच्छा एक मिनट, मैं इस क्वेश्चन पे आता हूँ, उससे पहले एक चीज थोड़ा सा नीचे बता देता हूँ। तुम लोग सर्कस में वो देखा है मौत का कुआं, डेथ वेल देखा है सर्कस में? अच्छा, वो बाइक एक होती है। देखा है कि नहीं? हाँ या ना बताओ। Yes, हाँ, yes. देखा है। तो उसको जैसे भी देखा है, अब जरा सा एक नए तरीके से देखो, तो तुम्हारा ये बैंकिंग का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो डेथ वेल में क्या होता था? ऐसा कोनिकल शेप रहता था, याद है? हाँ या ना भाई साहब? Yes, sir. अच्छा, अच्छा, तो इस कोनिकल शेप में अगर गौर किए होगे तो ये जो हम लोग क्लास में एंगल ऑफ बैंकिंग आपको बताते हैं, वो एंगल छोटा दिखता है ऐसा, या रोड पर भी प्रैक्टिकली, लेकिन यहाँ पर तो ये प्रॉपर एंगल दिखता है। ये चारों ओर से रोड इसी एंगल पे बैंक्ड है। Yes, sir. तो गौर किया होगा कि जब ये स्पीड बढ़ाता है तो ऊपर जाता है, और जब ये स्पीड कम करता है तो नीचे आता है। Yes. ये चीज गौर किया है? Yes, sir. अच्छा, तो ये चीज अगर गौर किया है तो देखो, अभी ऊपर थोड़ी देर पहले मैंने ये जस्ट एक एग्जांपल है डेथ वेल का, आपको समझने में आसानी होगी इसके लिए बताया। सर्कस में दिखाता रहता था तो देखोगे स्पीड बढ़ता था तो ये ऊपर जाता था। अभी हमने देखा सब कुछ डायनामिक्स करने के बाद v इज rg tan थीटा, है ना? Yes, sir. सब कुछ इन्वेंट सब करने के बाद तो देखो v इंक्रीज करने से रेडियस इंक्रीज करेगा। तो Yes, रेडियस कब इंक्रीज करेगा? जब ये इसमें ऊपर चढ़ेगा। yes, sir. और v डिक्रीज करने से रेडियस डिक्रीज करेगा जब ये नीचे आएगा, है ना? Yes, sir. अब वापस इस क्वेश्चन पे आओ। तो स्लिप करने का मतलब क्या होता है? दो वर्ड होता है, एक होता है स्लिप करना, एक होता है स्किड करना। स्लिप करने और स्किड करने में फर्क है। टीवी पर फॉर्मूला 1 का रेस देखा है?
Yes, sir. तो फॉर्मूला 1 के रेस में देखते होगे कि जहां पर बाइक वाला या कार वाला टर्न लेता है वहां पर हाई स्पीड से टर्न लेता है तो वो आगे की ओर फेंका जाता है, ट्रैक से बाहर। गौर किया है कभी? ओ भाई साहब, सर वापस बोलो एक बार। मैंने बोला ज्यादा स्पीड में अगर टर्न लोगे सर्कुलर पाथ पर तो आप रोड से बाहर चले जाओगे, Yes, sir. Yes. हाँ सर। और कम स्पीड से लोगे तो रोड के अंदर आ जाओगे। और ऐसा देखा है कभी फॉर्मूला 1 के ट्रैक पर टीवी में? Yes, हाँ sir. सर, वो घिस जाती है गाड़ी मतलब। हाँ, कॉर्नर पर बाइक स्किड करती है। तो स्किड करना एक वर्ड है और स्लिप करना दूसरा वर्ड है। स्किड का मतलब होता है आउटवर्ड जाना और स्लिप करने का मतलब गिर के नीचे आना। ठीक है? Yes, sir. अच्छा, तो v इक्वल टू आर जी टेन थीटा इसी v पर रहेगा तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा। Yes, sir. अच्छा, इस स्पीड से ज्यादा होगा तो स्किड करेगा, है ना? और इस स्पीड से कम होगा तो स्लिप करेगा अगर फ्रिक्शन नहीं है तो। क्योंकि ये जो फॉर्मूला डिराइव किया गया है v का, ये तो फ्रिक्शन के एब्सेंस में किया गया है। Yes, sir. तो मैं आपको समझाने के लिए क्या करता हूँ, इस v को v नॉट लिख देता हूँ। तो ये v नॉट हो गया। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन में तो सिंपल है। यहाँ से तीन बातें सीखे। एक, अगर v इक्वल टू v नॉट है तब तो इक्विलिब्रियम है ना? इक्विलिब्रियम मतलब डायनामिक इक्विलिब्रियम। Yes, sir. अच्छा, अगर v का वैल्यू v नॉट से ज्यादा है तो स्किड करेगा, और v का वैल्यू v नॉट से कम है तो स्लिप करेगा। स्किड करने का मतलब होता है आउटवर्ड जाना, स्लिप करने का मतलब होता है इनवर्ड आना। इंक्लाइन प्लेन पर स्लिप किसको कहते हैं? डाउनवर्ड आने को। स्किड किसको कहते हैं? ऊपर जाने को। ठीक है? तो कार जब इसी v नॉट स्पीड से चलेगा तो स्लिप नहीं करेगा, है ना? Yes, sir. Car cannot remain in static equilibrium on the curved surface. है ना? कार हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. फ्रिक्शन नहीं है और रुक गया तो mg sin थीटा की वजह से नीचे आ जाएगा ना, है ना बेटा? तो ये भी करेक्ट है बी। क्या निकालना है? इनकरेक्ट निकालना है क्या? कार इज मोर लाइकली टू स्लिप एट स्पीड हायर देन v देन स्पीड लोअर देन v। हायर देन v में स्किड करेगा, लोअर देन v में स्लिप करेगा। लोअर देन वी पे। तो और फ्रिक्शन नहीं है बोल दिया है, तो जब स्पीड लोअर होगा तो नीचे स्लिप करेगा, स्पीड हायर होगा तो अपर। हायर देन वी देन लोअर देन वी, पता नहीं, बी और सी करेक्ट दिख रहा है मुझे। आया समझ में? अगर नो फ्रिक्शन है तो, फ्रिक्शन रहेगा तो कहानी चेंज हो जाएगी। ठीक है? Yes, sir. नेक्स्ट, फोर्थ, a road is banged at 30 degree horizontal for negotiating curve radius इतना at what velocity? सिंपल है, Yes, sir. वही फॉर्मूला लगाना है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी।
So V is equal to अंडर रूट RG tan थीटा, है ना। R हमारा है 10√3, G हो गया 10 और tan 30 1/√3, तो 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो किलोमीटर पर आवर में कितना हो गया? 36 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। कुछ और क्वेश्चन कीजिए। अब धीरे धीरे हल्का हल्का फ्रिक्शन जस्ट इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में, तो आप समझ जाएंगे फ्रिक्शन का रूल। आगे बढ़े? सबका हो गया होगा शायद। यस सर। चलिए नेक्स्ट। फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। कोशिश कीजिए जरा, 4 क्वेश्चन और।
हुआ कुछ? Yes, sir. न्यूटन्स लॉ में स्यूडो फोर्स पढ़े हो? Yes, sir. तो कोई ऑब्जेक्ट अगर एक्सीलरेटेड फ्रेम में रहता है तो एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में उस पर एक स्यूडो फोर्स लगता है Yes, sir. है ना? तो कार के अंदर अगर आदमी है, मान लो ये कार है, इस कार के अंदर अगर आदमी है तो इस कार का एक्सीलरेशन तो रेडियली इनवर्ड है ना? Yes, sir. तो इस कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इसके अंदर के आदमी पर देखेंगे फोर्स, तो एक स्यूडो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा Yes, sir. जिसका मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। ये जो एक्सीलरेशन है उसी के बराबर, दैट इज mv²/r। इस स्यूडो फोर्स को हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes. जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़ा रखो तो कपड़ा आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है, Yes, sir. ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो कार के अंदर का आदमी जो बाहर की ओर थ्रोन आउटवर्ड लिखा है, ये क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है।
तो ऑप्शन ए रॉन्ग, बी रॉन्ग, सी रॉन्ग। साइक्लिस्ट अच्छा साइक्लिस्ट टर्न अच्छा in case of car only the passenger is thrown by this force। क्या लिखा है? अच्छा साइक्लिस्ट हैज टू, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये जो कार के अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है ना जिस सीट पर, इस सीट और इसके बीच का फ्रिक्शन अगर इसको बैलेंस कर लिया तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं तो ये बाहर की ओर थ्रो आउट हो जाएगा, है ना? यही होता है ना? यस सर। तो साइक्लिस्ट के केस में साइक्लिस्ट खुद काउंटर अटैक कर लेता है, जबकि इसके केस में ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर की ओर थ्रो करता है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये रिस्पॉन्सिबल है। चमका कुछ? यस सर। अच्छा, v की वैल्यू √gr tan थीटा पढ़ चुके हैं। ये डेरिवेशन कब हुआ? जब फ्रिक्शन नहीं है। तो इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन एक ही स्पीड v मिलेगा, फ्रिक्शन जीरो का मतलब नो फ्रिक्शन में v का सिंगल वैल्यू आया। यस सर। ठीक है, और फ्रिक्शन होगा तो रेंज ऑफ वैल्यू मिलेगा, वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ फ्रिक्शन नहीं है और क्या रोल है हल्का हल्का समझो। सर डी ऑप्शन भी आएगा ना अगर फ्रिक्शन होगा तो? The friction that acts is kinetic in nature। नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन है। सर लेकिन कार तो मूव कर रहा होगा ना, तो फिर बट कार की टेंडेंसी जो ऊपर या नीचे स्लिप करने की है, तो अगर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग देखो तो ना ऊपर स्लिप कर रहा है ना नीचे जा रहा है, तो वो फ्रिक्शन स्टैटिक हुआ ना। अच्छा सर ओके। जैसे इंक्लाइन प्लेन पर ऑब्जेक्ट को डाल दो तो mg sin थीटा नीचे लग रहा है बट नीचे नहीं जा रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ ना। यस सर समझा सर। सेवेंथ अभी नहीं सिखाया है, अगली क्लास में सिखाऊंगा। A car is negotiating a curved path outer radius। अच्छा नहीं ये तो सीख लो ना। बैंक रोड तो है नहीं, ये बैंक रोड नहीं है ना। नो सर। तो ये इस पर जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है वो म्यू mg देगा, फ्रिक्शन देगा। यस सर। और ये फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू अगर ज्यादा है रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स से तब तो ठीक है ना। So mu mg is greater equal to mv square by r। So v should be less than equal to under root mu rg। मतलब ये v का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। यस सर। इससे ज्यादा स्पीड से जाएगा तब ये स्किड कर जाएगा। क्लियर है? स्किड करने का मतलब बाहर जाना, रेडियस बढ़ना, तो v बढ़ेगा तो r बढ़ेगा ना। तो अगर r कांस्टेंट है तो यही होगा v मैक्सिमम। आया समझ में? यस सर। कार अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और रोड बैंक नहीं है तो ये पाथ पर स्लिप नहीं करे मतलब मूव करते वक्त ना अंदर जाए ना बाहर जाए, फ्रिक्शन ही रोकेगा, वही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। यस सर। है ना? इस केस में भी वही है, स्पीड 12, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, और बैंक्ड रोड नहीं है, कहीं नहीं लिखा है कि रोड बैंक्ड है। तो
इस केस में भी यही होगा, V मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, है ना? बोलो। यस तो R मैक्सिमम क्या हो गया, V स्क्वायर बाई म्यू जी, V होगा ना? यस सर यस। तो V हो गया 12 स्क्वायर, म्यू कितना है 0.4 और G कितना है 10, सो 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 मीटर। चमका कुछ? यस तो ये तो फ्रिक्शन है जब रोड बैंक नहीं है, रोड बैंक रहा तो फ्रिक्शन का क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो करेंगे, वो भी करेंगे, बट शायद मेडिकल में उतनी जरूरत ना पड़े। आई बात समझ में? तो लास्ट के 4 क्वेश्चन के एग्जाम्पल से ये समझ आया कि अगर रोड बैंक नहीं है, क्योंकि हम लोग देखो ना स्ट्रेट रोड में भी तो टर्न ले ही लेते हैं ना कार चलाते वक्त, यस तो उस समय कौन हेल्प करता है, फ्रिक्शन करता है। यस सर। तो रोड बैंक रहेगा, उसमें बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों मिलके हेल्प करेगा। तो प्रैक्टिकली रोड की बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों मिलके सर्कुलर टर्निंग में हेल्प करता है। क्लियर है? यस सर। चलिए आज के लिए इतना ही। सर हाँ बोलो। so friction maximum greater than equal to mv square r greater equal होना चाहिए ना सर mv square। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मतलब फ्रिक्शन म्यू mg तक का सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकता है, तो जो रिक्वायरमेंट है वो उससे कम होनी चाहिए ना। ओके समझा सर। पक्का? चलिए बाय। बाय सर। थैंक यू सर। हैप्पी दिवाली।